नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में, यानी कि उन संस्थाओं और योजनाओं के बारे में जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज के वीडियो में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान तथा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करने वाले एनजीओ अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम, जिसको हम USISPF बोलते हैं, उसके 3rd वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इसकी जो थीम थी वो थी यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। मोदी ने कहा कि जब 2020 शुरू हो रहा था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी महामारी आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत में कोरोना के अलावा 2 चक्रवात आए हैं, उसके अलावा टिड्डियों का हमला भी झेला हमने। भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त कुकिंग गैस भी दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी ने कई चीजों को प्रभावित किया है, लेकिन भारत के लोगों की आकांक्षाओं को यह प्रभावित नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोग्राम पर काम जारी है और रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बेहतरीन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों तक बैंकिंग, क्रेडिट, डिजिटल पेमेंट और इंश्योरेंस की सुविधा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इस महामारी ने दुनिया को दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को विकसित करने में केवल कॉस्ट ही नहीं बल्कि ट्रस्ट भी महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि हमारा टैक्स सिस्टम पारदर्शी है और हमारे सिस्टम ने ईमानदार टैक्स पेयर्स को आगे बढ़ाया है। इसके साथ साथ हमारा जीएसटी जो है वो भी इंटीग्रेटेड है। 130 करोड़ भारतीय आत्मनिर्भर भारत के मिशन में जुटे हैं और आत्मनिर्भर भारत लोकल और ग्लोबल के साथ मिलाकर चलता है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल में रेलवे, अंतरिक्ष, रक्षा और एटॉमिक एनर्जी क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लेबर रिफॉर्म्स एम्प्लॉयर के ऊपर से कंप्लायंस का बोझ हटाएंगे और कर्मचारी को सोशल सिक्योरिटी की सुविधा भी देंगे। उन्होंने कहा कि 2019 में भारत में एफडीआई जो है वो 20% बढ़ा। ऐसे वक्त में हुआ जब दुनिया में इसमें काफी गिरावट देखी गई थी और ये हमारी एफडीआई स्कीम की सफलता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है। हमने इसकी लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की है और हम कोरोना की वैक्सीन के लिए भी तेजी से काम कर रहे हैं। अगली खबर है, भारत ने कहा कि पिछले 4 महीनों से सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी स्थिति चीन की गतिविधियों का परिणाम है, जो एक तरफा यथास्थिति को बदलने का दुष्प्रयास कर रहा है। भारत ने चीन से अपील की कि वो इन क्षेत्रों में तेजी से शांति बहाल करने के भारतीय प्रयासों में ईमानदारी से सहयोग करे। भारत ने चीन को सेनाएं पीछे हटाने और तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों को अंजाम न देने का सुझाव दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि समस्याओं का समाधान राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत के जरिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सभी मुद्दों का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीन की गतिविधियों से द्विपक्षीय समझौतों और वायदों का उल्लंघन हुआ है और इन समझौतों की बदौलत करीब 3 दशक से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी हुई थी। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि ग्राउंड कमांडर स्थिति के समाधान के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं और उन्होंने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति की याद दिलाई। इसमें कहा गया था कि दोनों देशों को सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति से निपटने के लिए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और उकसाने वाली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं पर शांति और स्थायित्व चाहता है। जनरल रावत ने कहा कि भारत और अमेरिका ने बहुत से रक्षा समझौते किए हैं और निकट भविष्य में कई तरह के समझौते किए जा सकते हैं। उन्होंने आशा जताई कि दोनों देशों के बीच बेहतर रणनीतिक समन्वय स्थापित होगा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर कल लेह पहुंचे। पूर्वी लद्दाख में पैगोंग झील के किनारे पर चीन की सेना के साथ भारतीय सेना की ताजा झड़प के बाद सेना प्रमुख वहां गए हैं। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने चीन की सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच चुशूल सीमा पर 31 अगस्त से 3 दिन तक ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इस घटना के मद्देनजर जनरल नरवणे का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने कहा कि वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्षेत्र सहित देश में एफडीआई का स्वागत करता है और इसे स्वीकार करना जारी रखेगा। मोबाइल ऐप पर बैन करने के बारे में एक सवाल के जवाब को देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत सर्वाधिक मुक्त और उदार नियमों वाले देशों में से एक है। इसमें इंटरनेट कंपनियां और डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनियों का निवेश भी शामिल है।
लेकिन डिजिटल कंपनियों को भारत में काम करते समय संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के नियमों और विनियमों का जिम्मेदारी के साथ पालन करना होगा। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने के अंत में मॉस्को में होने वाले संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम क्वाड बोलते हैं, उन देशों के सदस्य के रूप में भारत की स्थिति के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में रक्षा विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक कोमोडोर उदय भास्कर ने कहा कि लद्दाख में दक्षिण पेंगोंग झील क्षेत्र में चीन की सेना की उकसाने वाली कार्रवाई पर भारतीय सेना के जवाब को जो जवाब दिया गया है वो बहुत ही प्रोफेशनल जवाब है। नेक्स्ट खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन में आज संगठन के सभी 8 सदस्यों के रक्षा मंत्री आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के तौर तरीकों सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श करेंगे। श्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सरगेई शोइगु के निमंत्रण पर सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। 3 दिन की इस यात्रा में वे सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और तत्कालीन सोवियत संघ से अलग हुए स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल संगठन की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग, आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस समय चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो हैं वो एससीओ के मेंबर हैं। नेक्स्ट खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 संकट के कारण ऋण समाधान रूपरेखा को लागू करने की बैंकों की तैयारी की समीक्षा के लिए कल जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। बैठक में श्रीमती सीतारमण ने बैंकरों से कहा कि ऋणों की अदायगी से स्थगन हटाते समय कर्जदारों की मदद करने का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट का दुष्प्रभाव कर्जदारों की पात्रता के आकलन पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे ऋण समाधान योजनाओं, रेजोल्यूशन स्कीम जो होती हैं, उनको 15 सितंबर तक तैयार करें और अपनी वेबसाइटों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अपलोड करें। बैंकों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि उन्होंने ऋण समाधान संबंधी नीतियां तैयार कर ली हैं और इस बारे में वे भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित समय सीमा का पालन करेंगे। नेक्स्ट खबर है, रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के अंतर्गत प्रतिरक्षण बढ़ाने वाले 8 उत्पादों की घोषणा की। इन प्रोडक्ट्स की जो बिक्री होगी वो देश भर के जन औषधि केंद्रों के माध्यम से की जाएगी। श्री गौड़ा ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए इन नए उत्पादों से लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी। ये उत्पाद जो है वो बाजार में उपलब्ध वर्तमान उत्पादों की तुलना में 26% तक सस्ते हैं। श्री गौड़ा ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से ये उत्पाद अधिकांश जनता तक पहुंचेंगे और बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 6500 जन औषधि केंद्रों में रोज लगभग 10 लाख मरीज जो हैं वो उत्कृष्ट और सस्ती दवाएं खरीदने आते हैं। ये योजना डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए वरदान साबित हुई है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में पर 10 लाख की जनसंख्या पर 2792 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि जो वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 3359 का है। भारत में पर 10 लाख जनसंख्या पर इन्फेक्शन से 49 लोगों की डेथ हुई, जबकि वर्ल्ड का औसत 111 लोगों का है। श्री भूषण ने कहा कि देश में इस समय इलाज करा रहे कोविड मरीजों में से 62% 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हैं। देश में इन्फेक्टेड लोगों में से 70% आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। देश में पिछले 24 घंटों में 68,584 व्यक्ति कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हुए और एक दिन में स्वस्थ होने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है। स्वस्थ होने वाली को जो समग्र दर है उसमें सुधार आया है और ये 77.09% हो गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में 29,70,000 से अधिक कोविड रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और यह संख्या उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में 3.6 गुना है। कुल संक्रमित व्यक्ति में से केवल 21.16% रोगी जो हैं वो बचे हैं जिनका उपचार चल रहा है। श्री भूषण ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में 11,72,000 सैंपल्स की टेस्टिंग करके भारत ने कोविड-19 टेस्टिंग में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और देश में कुल मिलाकर 4,50,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। नेक्स्ट खबर है, बृहन्मुंबई नगर निगम ने कोविड-19 मरीजों की पहचान और इस इंफेक्शन को नियंत्रित करने के लिए तात्कालिक उपाय के तौर पर फास्ट ट्रैक ट्रैकिंग की शुरुआत की है। 8 घंटे में रिपोर्ट देने वाले RT-PCR टेस्ट और 30 मिनट के भीतर परिणाम देने वाली रैपिड एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट के साथ ही नगर निगम ने आवाज के टेस्ट के माध्यम से संक्रमण का और जल्दी पता लगाने का प्रयास शुरू किया है। नगर निगम ने शुरुआत के तौर पर
मुंबई के लिए इजराइल की स्टार्टअप कंपनी वोकलिस हेल्थ के साथ मिलकर इस विषय में एक समझौता किया है। बीएमसी के मुताबिक वॉइस सैंपल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक की मदद से 1000 पेशेंट्स पर यहां प्रयोग किया जा रहा है। तो ये वॉइस सैंपल से पता लगाएगा कि बंदा कोविड इन्फेक्टेड है कि नहीं है। बीएमसी का कहना है कि इस टेस्ट का रिजल्ट महज 30 सेकंड में उपलब्ध होता है और दुनिया के कई देशों में इस तरह के वॉइस बेस्ड ऐप या टूल को इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा को झारखंड के साथ जोड़ा गया है। इस क्रम में बहुत सी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के दौरान इन कार्यक्रमों की गति धीमी रही और कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से संपन्न किया गया। गोवा के लोक कलाकारों के समूह ने झारखंड में जाकर वहां गोवा के जागर, धालो और अन्य नृत्य पेश किए। वहां के कलाकारों ने गोवा के कलाकारों की सराहना की। ऐसे अनेक कार्यक्रम सफल हुए। बीच में मार्च में कोविड के तहत लॉकडाउन शुरू हुआ और इन कार्यक्रमों में थोड़ी रुकावट आई, लेकिन फिर से वर्चुअल लेवल पर ये हाल ही में शुरू हुए हैं। ऐसा ही कि वेबिनार संपन्न हुआ जिसमें गोवा और झारखंड के लेखक विद्वानों ने भाग लिया और दोनों राज्यों के में जो कार्यक्रम हो रहे थे उनकी समीक्षा की। गोवा के लेखक विवेक मेनेजिस ने इसमें भाग लिया। झारखंड के कई मशहूर मजदूर गोवा में हैं और उन्होंने अर्थव्यवस्था सशक्त रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त इस अभियान के अंतर्गत नागपुर के जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भुवनेश्वर के सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ जोड़ा गया है। सामान्य गतिविधियों के बंद रहने के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर दोनों संस्थानों के बीच फ्रेंडली इंटरेक्शन को प्रोत्साहित करने की पहल की गई। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से अब तक लगभग 13 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। इन्हें एयर इंडिया, निजी और विदेशी एयरलाइनों, चार्टर्ड उड़ानों और जलमार्ग और सड़क मार्ग से स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि वंदे भारत मिशन का छठा चरण 1 सितंबर से शुरू हो गया है और इसमें 24 देशों से 1007 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जाएगा और इस महीने 2 लाख से अधिक लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। नेक्स्ट खबर है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य पार कर लिया है। इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान लगभग 2771 किलोमीटर के मुकाबले 3181 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग बनाए गए। ये अपने आप में एक अच्छी स्पीड दिखाता हमारे यहाँ की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस साल अगस्त तक राजमार्गों पर 3300 किलोमीटर लंबाई का काम स्वीकृत किया गया था, जो पिछले साल की इसी अवधि के दोगुने से अधिक है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा को जल्द ही सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस खुली सीमा को सील करने के लिए स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आशा प्रकट की कि सीमा को बंद करने से बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। अगली खबर है, त्रिपुरा और बांग्लादेश को अंतर्देशीय जल मार्ग सोनामुरा दाऊकांडी से शीघ्र ही जोड़ा जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि पहली बार बांग्लादेश से होकर भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग को त्रिपुरा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 5 सितंबर को प्रायोगिक तौर पर दाऊकांडी से जलयान को रवाना किया जाएगा और इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र और बांग्लादेश के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आज की लास्ट खबर है, भारत ने कहा कि 4 भारतीय नागरिकों को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नियम 1267 के अंतर्गत प्रतिबंधों की सूची में शामिल कराने के पाकिस्तान के प्रयास विफल हो गए हैं। पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा था कि भारतीय नागरिकों को नियम 1267 के तहत आईएसआईएस और अलकायदा प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया जाए। प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति की और इसके बाद परिषद के सचिवालय ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करेंगे आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज है 4 सितंबर। 4 सितंबर 1609 को ब्रिटिश नेविगेटर हेनरी हडसन ने मैनहट्टन द्वीप को खोजा और वो ऐसा करने वाले पहले यूरोपीय बने। 4 सितंबर 1781 को 44 स्पेनिश स्पीकिंग लोगों ने बे ऑफ स्मोक्स में लॉस एंजलिस शहर की स्थापना की। 4 सितंबर 1885 को न्यूयॉर्क का पहला कैफेटेरिया खुला। 4 सितंबर 1888 को कानून की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी लंदन के लिए रवाना हुए। 4 सितंबर 1888 को ही प्रिंटिंग एंड इमेजिंग कंपनी कोडेक की स्थापना अमेरिका के जॉर्ज ईस्टमैन द्वारा की गई। इसी दिन जॉर्ज ईस्टमैन को उनके रोल फिल्म कैमरा के लिए पेटेंट भी मिला था। 4 सितंबर 1922 को ब्रिटेन के विलियम वाम्सले तथा विलियम लियोन्स ने स्वेलो साइडकार कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी आगे चलकर जगुआर कार्स बनी थी, जो बड़ी फेमस कंपनी है। 4 सितंबर 1964 को नासा ने अपनी पहली ऑर्बिटल जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की, जिसका नाम OGO-1 था। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरिया में एक 18 साल की विधवा रूप कंवर सती हुई। सती प्रथा के खत्म होने के बाद भी इवेंट बहुत एक खतरनाक इवेंट हुई थी वहां पे।
4 सितंबर 1998 को हु वांट्स टू बी मिलियनेयर नामक शो की शुरुआत ब्रिटिश टेलीविजन पर हुई। इसे डेविड ब्रिग्स, माइक व्हाइटहिल तथा स्टीवन नाइट द्वारा बनाया गया था। इसकी मेजबानी क्रिस टेरेंट द्वारा की गई थी। भारत का जो कौन बनेगा करोड़पति, जिसको हम केबीसी बोलते हैं, वो इसी की तर्ज पर बनाया गया है। इसको अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा गूगल की स्थापना की गई, जो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे। 4 सितंबर 2012 को बुजुर्गों के गिरने से बचाने वाले कालीन का निर्माण हुआ। उसके अलावा 4 सितंबर 1825 को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात और प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का जन्म मुंबई में हुआ। ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन ब्रिटेन में जाकर इलेक्शन जीता था, हाउस ऑफ कॉमन्स का। 4 सितंबर 1952 को फेमस फिल्म एक्टर ऋषि कपूर का जन्म हुआ। हाल ही में उनकी डेथ भी हुई थी 30 अप्रैल को। 4 सितंबर 1997 को फेमस हिंदी लेखक धर्मवीर भारती की मृत्यु हुई। दोस्तों, इतिहास की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।